हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए। स्टूडेंट, आज हमने जो आपके लिए टॉपिक लिया है वो टॉपिक हमने लिया है आपके लिए पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल अंग्रेजी में बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्योंकि हमने जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा है तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमने 3 प्रकार की बताई। उनमें हमने जीरेंड बताया, इन्फिनिटिव बताया और ये बताया था कि तीसरा जो प्रकार है स्टूडेंट वो पार्टिसिपल होता है। तो आज जो क्रम है बताने का हमारा वो पार्टिसिपल है। आज हम आपको पार्टिसिपल बताएंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम आपको जीरेंड और इन्फिनिटिव बता चुके हैं। स्टूडेंट, अगर पार्टिसिपल अगर आप देखेंगे तो इस पार्टिसिपल की हिंदी अगर करा दें, क्योंकि पहली बार आप हिंदी इसकी सुन रहे होंगे, तो इस पार्टिसिपल की हिंदी है पूर्वकालिक क्रिया। यानी पार्टिसिपल का मतलब पूर्वकालिक, यानी ये चूंकि वर्ब से बनता है, जो हमारा पार्टिसिपल है स्टूडेंट ये वर्ब से बनता है। अब पार्टिसिपल का प्रकार देख लेंगे स्टूडेंट, तो पार्टिसिपल के अगर टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल देखेंगे कि जो पार्टिसिपल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल हमारे जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। और उनमें जो हमारा फर्स्ट टाइप आया है वो फर्स्ट टाइप प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये आपको पता है कैसा होता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टूडेंट। और जो दूसरा नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और जो थर्ड नंबर स्टूडेंट इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? यानी पहला नंबर हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन एक मूल बात और आपको जाननी जरूरी है। जो बेटा ये पार्टिसिपल है ये काम किसका करता है? तो बेटा पार्टिसिपल जो है वो हमारा काम करता है वर्ब प्लस एडजेक्टिव। किसका करता है? वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है? तभी इसका जो दूसरा नाम है इसको हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? वर्बल एडजेक्टिव, क्रियात्मक विशेषण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। जो चीज़ हम बता रहे हैं बड़ा गौर सुनिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जा रही है। तो जो पार्टिसिपल है वो वर्ब और एडजेक्टिव कार्य करता है। कहने का दूसरा भाव स्टूडेंट ये कि वर्बल एडजेक्टिव की तरह काम करता है वो। फिर हमने पार्टिसिपल के आपको प्रकार बता दिए। अब ये आया कि भाई जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो बनेगा कैसे, क्योंकि ये तो बात स्पष्ट हो गई ना कि जो पार्टिसिपल है उसका निर्माण वर्ब से होता है। क्यों भाई? बनते तो ये वर्ब से ही है, लेकिन चूंकि इसमें 3 पार्टिसिपल हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कैसे बन जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बन जाएगा। तो स्टूडेंट जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा होता है, आपने पढ़ा होगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आप जब वर्ब याद करते हैं ना तो वहां पे स्टूडेंट यहाँ पे वर्ब याद करते हैं जहां पे वर्ब की 4th फॉर्म लिखी होती है। कई बार वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिख के आता है, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वहां पे। तो बेटा वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है, कौन है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो स्टूडेंट वर्ब की 3rd फॉर्म होती है। कौन सी होती है? 3rd। जो वर्ब की 3rd फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल है। और जो परफेक्ट, चूंकि परफेक्ट नाम है स्टूडेंट इसका, तो हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। अब बात समझ में आ गई। यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जो पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब की 3rd फॉर्म है, जो परफेक्ट पार्टिसिपल है हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म है। अच्छा, एक विषय और बता दें आपको। विषय ये बता दें कि ये जो फॉर्म आई है, जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये, बेटा इसकी स्थिति एक्टिव है। कैसी है? एक्टिव। इसकी स्थिति पैसिव भी बता दें। कई लोग भ्रम की स्थिति में हैं, आज उनका जो डाउट है क्लियर कर देंगे हम। अगर ये वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है जिसको आप 3rd फॉर्म बोलते हैं, सॉरी 4th फॉर्म,
चौथी फॉर्म है, इसी पे आप आईएनजी लगाते हैं, या कह दें आईएनजी फॉर्म अथवा पे आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे हम लिख देते हैं कि कोई क्रिया लिख दें और उसको हम लिख दें लविंग, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से तो लविंग हो गया ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्यों भैया, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ना। अगर इसका परफेक्ट पार्टिसिपल यहां पे लिख दें, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल लिखते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल पे तो फिर हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्ब शो करके आपको दिखा दें, जैसे लव को दिखा दें, तो फिर हैविंग लव्ड लिखना पड़ता ना, क्यों भाई। कहने का मतलब यह कि जो हैविंग लव्ड है वो परफेक्ट पार्टिसिपल है, और जो लविंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्टूडेंट अगर इसका पैसिव फॉर्म दिखा देते, क्योंकि पैसिव फॉर्म ने यहां पे लिखा है, तो अगर इसका पैसिव फॉर्म लिखाते तो फिर करना क्या पड़ता, बीइंग लिखना पड़ता, और बीइंग के साथ V3 आती। V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर लविंग को दिखा देते, शो करा देते, तो आपको फिर यहां बीइंग लिखना पड़ता और फिर यहां पे लव्ड लिखना पड़ता। ओके, अगर आप इसको दिखा दें आप परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव, तो स्टूडेंट जैसे यहां पे हैविंग आया है तो यहां पे तो हैविंग आता, फिर हमें बीन बढ़ाना पड़ता और फिर जाके V3 आता। V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसको वर्ब के साथ मिला के लिख देते हैं हम, तो फिर जैसे हैविंग लव्ड है, इसका पैसिव वाइज अगर लिखना पड़ता, पैसिव फॉर्म लिखना पड़ता, तो स्टूडेंट हमें लिखना पड़ता हैविंग बीन लव्ड। बात स्पष्ट हो गई। पास्ट चूंकि वही रहता है इसलिए कोई समस्या नहीं। तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मैंने पैसिव फॉर्म बताया, परफेक्ट पार्टिसिपल बताया, परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म बताया, उसका मैंने पैसिव फॉर्म भी स्टूडेंट आपको बताया। तो ये बात तो आपको स्पष्ट हो गई कि उसका एक्टिव फॉर्म क्या है, उसका पैसिव फॉर्म क्या है। अब विषय आया कि ये सेंटेंस होंगे कैसे, बनेंगे कैसे, तो देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? वीडियो आप पूरा देखा करिए, क्योंकि कुछ लोग जो वीडियो देखते हैं वो 2 मिनट देखें, 5 मिनट देखें, इस तरह से आएगा नहीं। क्योंकि हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो आप अगर अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, यहाँ से इस वीडियो से पढ़ लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं पर भी किसी पेपर जहाँ पे अंग्रेजी आ रही है उसको आप समझ सकते हैं और वहाँ सही भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे तक तो सिंटैक्स रूल चूंकि चल नहीं रहा, वो बता चुके अभी नहीं चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा तो चर्चा नहीं है, फिर भी मैंने पर्याप्त चर्चा करा के चल रहा हूँ वहाँ पे। तो पार्टिसिपल पे हमने आपको एक्टिव फॉर्म बता दिए, हमने उसके पैसिव फॉर्म बता दिए। अब देखेंगे सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होते कैसे हैं। तो स्टूडेंट पार्टिसिपल के अगर रिकॉग्निशन लिख दें, क्योंकि ट्रांसलेशन आप सीख रहे हैं, तो जो पार्टिसिपल पहचाना कैसे जाएगा भाई। अगर सेंटेंस आया है तो हम कैसे जान जाए, जैसे नानी ने आता था, इन्फिनिटिव आप जान गए, जिरंट पे क्रिया के लास्ट में नानी ने आया जान गए। यहां पे स्टूडेंट होता है क्रिया के साथ जो लगा होता है वो लगा क्या होता है, कर, करके, हुआ, हुए, होने पर, करने के बाद भी स्टूडेंट मिल जाता है, क्योंकि इसकी स्थिति परफेक्ट पार्टिसिपल पे ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो हमने इसको भी लिख दिया है। इस तरह की जब पहचान मिल जाती है स्टूडेंट, तो हम ये समझ जाते हैं कि सेंटेंस में पार्टिसिपल लागू हुआ है। अब सेंटेंस में पार्टिसिपल लगाया जाएगा। अब पार्टिसिपल लगे कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा कि पास्ट पार्टिसिपल लगेगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा, ये बात सेंटेंस को पढ़ के पता चलती है। जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं ना तब आपको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का लिख देते हैं हम, और ये लिख देते हैं हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, ठीक है। क्या लिख गया, हियरिंग द नॉइज एग्जाम्पल है, मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल लिया है। सेंटेंस लिखा है हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। प्रेजेंट पार्टिसिपल में स्टूडेंट होता ये है कि
जब दो काम होते हैं तो उन दोनों कामों के बीच जो टाइमिंग होती है, जो टाइम इंटरवल होता है, एक तरीके से नगण्य की स्थिति होती है, बहुत कम होता है। यही प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब दो काम हुए होंगे तो उन दोनों कामों के बीच समय का अंतर नाम मात्र होगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल पे हुआ ये होगा कि जो टाइम इंटरवल है, स्टूडेंट जो विरामावस्था है, जो विश्राम का समय है, इनफैक्ट वो बढ़ गया होगा। ये अंतर है प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, उसी को आपको समझ लेना है। अब जैसे देख लेते हैं, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, इसका स्टूडेंट मतलब था कि लड़का शोर सुनकर जाग गया। अब जो ये लिखा था, देखो करके लगा, कर लगा, लड़का शोर सुनकर जाग गया। क्या लिखा? लड़का शोर सुनकर जाग गया। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो स्टूडेंट क्या बनेगा? अब आपके विषय में ये आया होगा कि ऐसी क्या स्थिति रही कि आपने हियरिंग से सेंटेंस को स्टार्ट करा दिया। करके वाली क्रिया में हमने आई नहीं जोड़ा क्योंकि हमें यह पता चल गया कि इसके बीच जो टाइम अंतराल दोनों के बीच, जागने और सुनने के बीच जो रहा है, वो नाम मात्र रहा है। क्योंकि जैसे उसने शोर सुना है वैसे ही लड़का जाग गया है, इसलिए टाइमिंग तो कम रही है। तो ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक मेंशन करना जरूरी बात है, आप ये कह सकते थे सेंटेंस को द बॉय वोक अप हियरिंग द नॉइज क्यों नहीं लिखा गया, सेंटेंस को आईएनजी से स्टार्ट क्यों कराया गया, उसको भी देख लेते हैं, सेंटेंस का एनालिसिस कर देते हैं। देखिए वीडियो पूरा देखना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप कंपैरिजन करा सकते हैं। जो चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी सबसे अलग होंगी, हट के अलग, बिल्कुल नया सीखेंगे आप। एनालिसिस कर देते हैं सेंटेंस को और ये लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं द बॉय हर्ड द नॉइज। चूंकि फर्स्ट ईयर में आप अंग्रेजी पढ़ चुके हैं तो वहां पे सेंटेंस सीखे होंगे, सिंथेसिस पढ़ा होगा वहां पे। ही वोक अप लिख गया, द बॉय हर्ड द नॉइज ही वोक अप, ये लिखा। इसका मतलब था लड़के ने शोर सुना, लड़का वो जाग गया। लड़के ने शोर सुना, वह जाग गया, वह जान के लड़का जाग गया। जो ही आया है स्टूडेंट वो बॉय के लिए आया है। ठीक है, अच्छा इन दोनों सेंटेंसों को आप जब देखेंगे तो पहले शोर सुना फिर जाग गया। पढ़ने से ये पता चल गया कि टाइमिंग तो जो अंतराल है वो बड़ा नाम मात्र है। अब विषय ये आया कि हियरिंग द नॉइज ये बाद में क्यों नहीं रखा गया, उसका मेंशन कर रहे हैं। मेंशन ये कर रहे हैं, इसमें बॉय है ना, इसका मतलब यहां पर भी द बॉय लिखा होगा, वो आया है वहां पे। क्यों भाई, ये क्लियर है ना। नियम ये कहता है कि ये द बॉय वोक अप आया है, चूंकि ये जब वर्बल एडजेक्टिव है, ये विशेषण का जब काम करता है, तो जो चीज यहां पे द बॉय है इसके पहले यहां पर वही चीज लिखी होनी चाहिए थी ना। यानी इसका द बॉय का संबंध यहां पे द बॉय रहा होगा ना, यहां स्थिति द बॉय की रही है, यहां से बॉय को हटा करके वहां पे आगे बढ़ा लिया गया है ना। तो इस जो द बॉय आया है उसके लिए जो आप ये एडजेक्टिव तरीके से जो फ्रेज देख रहे हैं आप, ये जो हियरिंग द नॉइज आया है, तो ये नाउन या प्रोनाउन को तो किसी को क्वालिफाई करेगा ना। भाई आप ये कह रहे हैं कि एडजेक्टिव का काम करता है, जो पार्टिसिपल है वो वर्बल एडजेक्टिव है, विशेषण का काम करता है। आपका कहने का मतलब ये कुछ अंश विशेषण होता है और कुछ अंश वर्ब होता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए है चूंकि ऑब्जेक्ट भी लेके वो चलता है। अगर आप ये देख लें हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, तो अब आपसे पूछे हियरिंग द नॉइज जो आया है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो क्वालिफाई कर रहा था किसको, द बॉय को। अगर आप यहां पे लिख देते इस हियरिंग द नॉइज को उठा के लास्ट पे, तो फिर किसको करता, द बॉय वोक अप। अगर यहां पे हियरिंग द नॉइज लिखते तो भाई सेंटेंस रॉन्ग था ना, क्योंकि इसका जो संबंध है, क्योंकि इसके पहले नाउन प्रोनाउन जो है उसका संबंध नाउन प्रोनाउन से होना चाहिए। और द हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप जो आया है
इसका मतलब यहां पे द बॉय रहा है, ठीक है ना। इसलिए हियरिंग द नॉइज स्टूडेंट बाद में आप नहीं लिख सकते। सेंटेंस को आपको आईएनजी वाली वर्ब से प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट करना पड़ेगा, आप लास्ट पे नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो नाउन या प्रोनाउन उसके समीप होगा, उसके पास होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल दे देते हैं। अगर ये लिख दें while walking along the road full stop I saw a dead snake। सेंटेंस दो लिखे, सॉरी कामा लगाना है, अभी दो क्यों लिखे, क्योंकि कंबाइंड सेंटेंस। हमने लिखा है व्हाइल वॉकिंग एलॉन्ग द रोड, मैंने व्हाइल लगा दिया है, आप चाहते तो ना लगाते, आप सेंटेंस केवल वॉकिंग एलॉन्ग द रोड लिख सकते हैं। चलो हटा देते हैं इसको। अब चूंकि इसी तरह सेंटेंस आपको मिलते हैं, आपकी बुक में है तो इसी तरह से जोड़ते हैं भी आप। वॉकिंग एलॉन्ग द रोड आई सा ए डेड स्नेक। अब आपसे पूछ दें कि यहां पे कौन टहल रहा था, जो टहलने काम कर रहा था वो कौन कर रहा था? आई कर रहा था। अभी ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये पहले क्यों आए हैं। वॉकिंग एलॉन्ग दी रोड, सड़क के किनारे टहलते हुए मैंने एक सांप देखा, मरा हुआ, डेड स्नेक देखा। अगर आपसे पूछ रहे हैं, पूछ ये बात लें कि टहल कौन रहा था, ये पर बदल के सेंटेंस लिखा दे रहा है। वॉकिंग एलॉन्ग द रोड, ठीक है ना, ए स्नैक, ऐसा लिखना, सा मी। ऐसा लिख दे। इसका मतलब है सड़क पर या सड़क के किनारे टहलते हुए एक सांप ने मुझे देखा। ये जो वॉकिंग एलॉन्ग द रोड आया है, इसका मतलब है ये जो स्नैक आ गया है, इसका मतलब है कि ये स्नैक यहां रहा है, और सेंटेंस जो पूर्व में रहा है वो ये रहा है कि स्नैक वाज वॉकिंग एलॉन्ग द रोड, ए स्नैक सामी, तब उसकी स्थिति ये है, ठीक है ना। अभी नहीं समझ में आया। वॉकिंग एलॉन्ग द रोड, अब इसके बाद स्नैक लिखे हैं ना, तो इसका मतलब है कि यहां पे जो रहा है पूर्व में वो स्नैक रहा है, यानी टहलने का अब काम कौन कर रहा है? स्नैक कर रहा है। ये जो वॉकिंग एलॉन्ग द रोड लिखा था, इससे ये साबित था कि इसमें काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। यहां पे आई प्लेस्ड अभी हिडन है, वो दिख नहीं रहा, एनालिसिस करेंगे तो दिखेगा। फिर आई वाज वॉकिंग एलॉन्ग द रोड लिखते हैं, आई सा ए डेड स्नैक लिखते हैं, तभी तो कंबाइंड सेंटेंस बनता वॉकिंग एलॉन्ग द रोड। तो फिर वॉकिंग एलॉन्ग द रोड का जो संबंध है वो सब्जेक्ट दोनों में इक्वल है, वो सब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्ट से? सब्जेक्ट से। यानी वॉकिंग एलॉन्ग द रोड जो आया है स्टूडेंट, इसका संबंध किससे है? आई से। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस को बदल के लिख देता और ये लिख देता है आई सा ए डेड स्नैक, फिर यहां पे लिख देते वॉकिंग एलॉन्ग द रोड, आप क्लियर हो जाएगा। कई बार टाइम लगता है, थोड़ा समझाने का काम हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोनों में अंतर देख लें, हमने बाद में लगा दिया। अब ये जो सेंटेंस लिखा है आई सा ए डेड स्नैक वॉकिंग एलॉन्ग द रोड,
स्टूडेंट इसका मतलब है कि जो सांप है ना वो वॉकिंग अलोंग द रोड कर रहा था। देख रहे हैं ना, इसीलिए बाद में नहीं लगा। और जो पहला सेंटेंस आया है ना उसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जो वॉकिंग अलोंग द रोड जो है वो कौन काम कर रहा है? कौन कर रहा है? आई कर रहा है। कौन कर रहा है? आई कर रहा है। इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी है कि सड़क के किनारे टहलते हुए मैंने एक मृत सांप को देखा। और इसका अर्थ क्या है? आई सॉ ए डेड स्नेक वॉकिंग अलोंग दी रोड। अब चूंकि डेड स्नेक आ गया यहां पे तो इसका अर्थ ये हो जाए, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने एक मरे हुए सांप को सड़क के किनारे टहलते हुए देखा। आपको इससे लेना देना नहीं कि डेड है तो कैसे टहल सकता है। सेंटेंस इस सेंटेंस समझने के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि सेंटेंस एग्जाम्पल ऊपर लिख चुका था। तो मेरा समझाने का मतलब है कि पहले कब आया और बाद में कब गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये करके हुए वाली क्रिया का संबंध स्टूडेंट सब्जेक्ट से है, किससे है? सब्जेक्ट से है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का तरीका ये कहता है कि सेंटेंस को आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होना चाहिए ट्रांसलेशन पे। और अगर इस करके हुए का जो संबंध है वो अगर ऑब्जेक्ट से है, किससे है? ऑब्जेक्ट से है, तो स्टूडेंट फिर उसको ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल एक और दे दे, जैसे ये तो आपको रटा रटाया एग्जाम्पल है। आई सा ए मैन स्मोकिंग, आपकी बुक का है, अ सिगरेट। अगर इस सेंटेंस को देखें आप तो जो लिखा है आई सा ए मैन स्मोकिंग अ सिगरेट, तो स्टूडेंट जो स्मोकिंग अ सिगरेट पीने का जो काम कर रहा है, बताओ मैन कर रहा है कि आई कर रहा है? मैन कर रहा है ना। अंतर क्या है? इसका मतलब ये स्टूडेंट है कि मैंने आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा, यानी जो सिगरेट पीने काम कर रहा था वो कौन कर रहा था? मैन कर रहा था। ये बात तो स्पष्ट हो गई ना, क्लियर हुआ? अगर ये स्मोकिंग अ सिगरेट से सेंटेंस स्टार्ट कर दें हम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सिगरेट पीते हुए मैंने आदमी को देखा, यानी मैं सिगरेट पी रहा था तब मैंने आदमी को देखा। और इसका अर्थ क्या है कि मैंने जब आदमी को देखा तो वो आदमी क्या पी रहा था? सिगरेट पी रहा था। स्टूडेंट अब तो क्लियर हो गया होगा पूरा कि आईएनजी कब पहले आएगा और आईएनजी वाला फॉर्म कब बाद में जाएगा। कहने का आशय ये स्टूडेंट कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध सेंटेंस के सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट क्वालिफाई कर रहा है वो, तो वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, यानी सेंटेंस हमारा आईएनजी से स्टार्ट होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टोरी में जरूर सेंटेंस मिलता है, या सुन करके या जान, इस तरह के बहुत सेंटेंस आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आया है सेंटेंस पे, अगर उसका संबंध किससे है? ऑब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट से नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट से है, तो स्टूडेंट वो आईएनजी वाला जो फॉर्म है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो हमारा ऑब्जेक्ट के बाद जाता है। ठीक है, जैसे अगर इसकी हिंदी लिख देते, मैंने आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। अब देख लेते हैं, इसका ट्रांसलेशन ऊपर है। मैंने आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा, इसका ट्रांसलेशन ऊपर है। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ये जो पीते हुए है ना, आप यहां सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते कि आप ये लिख दें कि स्मोकिंग अ सिगरेट आई सॉ ए मैन। आप अंतर समझ गए, क्योंकि उसका उल्टा अर्थ हो जाएगा कि जो सिगरेट पीने का काम मैं कर रहा था, आई कर रहा था, जबकि आई नहीं कर रहा है, आदमी कर रहा है ना। आदमी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। स्टूडेंट इसी के बाद आईएनजी वाली वर्ब क्या है? बाद में आई है। इसमें देख लेते हैं, इसका अर्थ यह था कि शोर सुन करके, मैंने लिखा था कहीं पे, लड़का, दोबारा लिख देता, शोर सुनकर जाग गया। ओके, अब बताओ, लड़का शोर सुनकर जाग गया, तो शोर सुनने का काम किसने किया है? लड़के ने किया है ना, लड़के ने किया है ना। ये बात तो क्लियर हो गई आपको।
तो फिर श्रीमान जी हियरिंग द नॉइस आएगा, लड़के के पहले आएगा ना, फिर तो बाद में क्यों जाएगा? अगर बाद में जा सकता है क्या? बाद में थोड़ी लिखेंगे, फिर तो हमें आईएनजी सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा। तो करके वाली क्रिया से या हुए वाली क्रिया से सेंटेंस हम लोग तब स्टार्ट करते हैं यदि उसका प्रयोग किसके लिए हुआ है सेंटेंस में? सब्जेक्ट के लिए हुआ है। ठीक है, अगर उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है स्टूडेंट, तो हम लोग उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखे हैं। हम ज्यादा सेंटेंस आज आपको नहीं बता पाए क्योंकि डिटेल ज्यादा होगी वहां पे। तो आज तो चर्चा हमारी केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल पे हुई, तो वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। अगले वीडियो में अगले वाले पास्ट परफेक्ट जो पार्टिसिपल हैं वो क्रमशः पढ़ाए जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज इतना ही रहेगा हमारा टॉपिक है। धन्यवाद।